हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कम्प्लीटली देखेंगे। यानी कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, दूसरा यहाँ पर उसके फॉर्म को किस प्रकार से फिल किया जाता है, तीसरा यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होने के लिए हमें यहाँ पर कौन कौन से प्रिकॉशंस को लेना होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस जो जीएसटी की एप्लीकेशन होती है क्यों रिजेक्ट होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हम बिजनेस प्लेस एड्रेस मेंशन करते हैं, चाहे वो फॉर्म में हो या फिर एज ए प्रूफ अटैच करते हैं, तो वहां पर हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एड्रेस टॉपिक को हम फुल डिटेल में देखेंगे। यानी कि जितने भी प्रैक्टिकल इश्यूज आती है उन सभी प्रैक्टिकल इश्यूज को हम देखेंगे वहां पर। और देखिए, लास्ट में जो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे। देखिए, जीएसटी नंबर अलॉटमेंट होने के बाद यानी कि प्रोविजनल जीएसटी नंबर मिलने के बाद जो फर्स्ट टाइम लॉगिन किया जाता है हम उसे भी देखेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेपरेट वीडियो बना डालूंगा। तो चलिए मैं आपको जीएसटी के पोर्टल पर ले चलता हूं और वहां पर किस प्रकार से जीएसटी की एप्लीकेशन को फिल किया जाता है और उसे किस प्रकार से अपलोड किया जाता है आपको बता देता हूं। इसके लिए gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। देखिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप टॉप में सर्विसेज इस ऑप्शन से भी जा सकते हैं या फिर आप सिंपली नीचे की ओर ड्रैग करके यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर टीआरएन नंबर अगर से आपके पास जनरेटेड है तो आपको इस टीआरएन नंबर से भी फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट हमारे इस केस में किसी प्रकार का टीआरएन नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एज ए टैक्स पेयर सेलेक्ट करना होगा। उसके नीचे आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करते समय आपको क्या करना होगा, आप जहां पर बिजनेस करते हैं उसी स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान के चलते कि आप रहने वाले हैं दिल्ली के और आप बिजनेस कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना में, तो यहाँ पर आपको कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तेलंगाना, यह स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको इस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर देखिए पैन नंबर एंटर करना होगा और पैन कार्ड पे जो नाम होता है वही नाम आपको एज इट इज एंटर करना होगा। मान के चलते कि अगर से आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, आपका जो प्रोप्राइटर है उस प्रोप्राइटर का पैन नंबर और उस प्रोप्राइटर का पैन कार्ड पे जो भी नाम है एज इट इज नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। मान के चलते कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है या किसी प्रकार की प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है तो उस केस में कंपनी का पैन नंबर या फिर पार्टनरशिप का पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उस पैन कार्ड पे जो भी नाम है एज इट इज वही नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। और उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि इन दोनों पर आपको एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। आपको इस ओटीपी को एंटर करना होगा टीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद देखिए उसके नीचे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को फिल करके प्रोसीड कर लेना होगा। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इन सभी डिटेल्स को फिल कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी सेंड कर दिया गया है। इन दोनों ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। मैंने इन दोनों ओटीपी को एंटर कर लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोसीड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए टॉप में एक ग्रीन कलर में मैसेज दिखाई दे रहा है, पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ ही साथ जो टीआरएन नंबर होता है यानी कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर, देखिए इस टीआरएन नंबर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पार्ट बी आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि उस फॉर्म को हम ओपन करके फिल कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला तो आपको राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया है प्रोसीड, यहाँ से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करते हैं जीएसटी का तो वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन नंबर। तो वहां पर आप टीआरएन नंबर का ऑप्शन यूज करके भी इस पार्ट बी फॉर्म को आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए राइट साइड में बॉटम में जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड, हम यहीं से प्रोसीड कर लेते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें टीआरएन नंबर एंटर करना होगा और एक कैप्चा कोड एंटर करना होगा और फाइनली इसे सबमिट करना होगा। अब यह टीआरएन नंबर हमें कहाँ मिलेगा, देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको टीआरएन नंबर सेंड कर दिया गया है। एट द सेम टाइम जब आपने ओटीपी एंटर की थी तो वहां पर भी आपको एक ग्रीन कलर में टॉप में एक मैसेज दिखाई दे रहा था, तो वहां पर भी टीआरएन नंबर आपको दिखाई दे रहा था। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को फिल कर देता हूं। तो देखिए मैंने इन डिटेल्स को फिल कर दिया हूं और मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। तो देखिए आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थी उन दोनों पर भी
आपको एक OTP सेंड कर दिया गया है। आप उन दोनों में से किसी भी एक OTP को यूज करके यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं OTP एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने OTP एंटर कर दिया हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। देखिए प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो चुकी है, यानी कि जो GST के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस एप्लीकेशन की एक्सपायरी डेट भी दी हुई है। तो देखिए हमारे पास जो TRN नंबर जनरेट हुआ था उसकी वैलिडिटी 15 दिन तक रहेगी। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन के नीचे पेन वाला सिंबल। तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना होगा। देखिए GST का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, पूरे लगभग टोटल 10 टैब दिए हुए हैं टॉप में, आपको इन 10 टैब को फिल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिटेल्स यानी कि टैब 1। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा एज पर पैन, और आपका पैन नंबर भी दिखाई देगा क्योंकि हमने इन डिटेल्स को ऑलरेडी फिल किया है। देखिए उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको ट्रेड नेम एंटर करना होगा, यानी कि आपका जो भी फर्म का नाम है आपको उस फर्म का नाम एंटर करना होगा। और उसके राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो आपका फर्म है, आपकी फर्म की कौन सी स्टेटस है, क्या आपका फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है या LLP है या पार्टनरशिप फर्म है, इस प्रकार की जो भी उसकी स्टेटस होती है उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हमारे इस केस में देखिए प्रोप्राइटरशिप है तो हम प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके थोड़ा सा नीचे आपका जो भी स्टेट है ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और उसके राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आप एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर आप कंपोजिशन स्कीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर से आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, बट हमारे इस केस में नहीं है तो इसे ऑफ कर देते हैं। और उसके थोड़ा सा नीचे कंपोजिशन स्कीम दिया हुआ है। अगर से आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका फॉर्म भी ओपन हो चुका है। अगर से आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, बट हमारे इस केस में हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं तो हम इन दोनों ऑप्शंस को भी डिसेबल कर देते हैं। देखिए उसके थोड़ा और नीचे यहाँ पर GST का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको रीजन देना होगा। अब GST रजिस्ट्रेशन भला क्यों लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है। इनमें से किसी भी रीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर गई है 40 लाख या 20 लाख रुपए तो आपको उस केस में लेना चाहते हैं, या फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, या फिर आपको कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप यहाँ पर अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे इस केस में हम ले लेते हैं वॉलंटरी, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए राइट साइड में हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इस डेट को एंटर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप बैक डेट में भी ले सकते हैं, बट अब ज्यादा बैक डेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि 2 साल 3 साल इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। 1 महीना 2 महीना आप इस प्रकार से बैक डेट ले सकते हैं। तो चलिए मैं इस डेट को एंटर कर लेता हूँ। उसके थोड़ा सा नीचे अगर से आपके पास किसी प्रकार के ओल्ड टैक्सेस के रजिस्ट्रेशन नंबर्स है, जैसे कि वैट ले लीजिए, CST ले लीजिए, या फिर टिन लीजिए, या फिर एंट्री टैक्स का रजिस्ट्रेशन लीजिए, या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स का रजिस्ट्रेशन लीजिए, किसी भी प्रकार के ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर्स है तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स देना होगा। बट हमारे इस केस में नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और इन सभी डिटेल्स को आपको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो टैब 1 था बिजनेस डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टैब की ओर, प्रमोटर्स और पार्टनर्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उनकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर का नाम है ऑलरेडी डिफॉल्ट आ चुका है क्योंकि हमने पहले ही फिल किया था। उसके और थोड़ा नीचे हमें क्या करना होगा, उसके फादर का नाम एंटर करना होगा। फिर बाद में उसके थोड़ा और नीचे जो प्रोप्राइटर है उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करना होगा। देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करते समय आप किसी भी मोबाइल नंबर को एंटर कर सकते हैं, यानी कि जो आपने TRN नंबर जनरेट करते समय मोबाइल नंबर OTP को यूज किया है वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर किसी दूसरे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को भी एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोप्राइटर की पर्सनल डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है। और थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर की स्टेटस क्या है, मतलब प्रोप्राइटर डायरेक्टर है या प्रमोटर है या फिर सोल प्रोप्राइटर है। अगर से सोल प्रोप्राइटर है तो हम यहाँ पर प्रोप्राइटर एंटर करेंगे। तो हमारे इस केस में प्रोप्राइटर है तो हम प्रोप्राइटर एंटर कर लेते हैं। और देखिए राइट साइड में यहाँ पर डिन नंबर दिया हुआ है। डिन नंबर का मतलब होता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह सिर्फ अप्लीकेबल होता है LLP में और कंपनीज में, बट हमारे इस केस में नहीं है
तो हम इसे एंटर नहीं करेंगे। आपके केस में है तो आप एंटर कर सकते हैं। तो देखिए उसके और थोड़ा राइट में देखिए यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के सिटीजन है तो यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो करना होगा। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी पूछी जाएगी अगर से आप फॉरेनर है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जा सकता है। अगर से आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पर आपको पैन नंबर एंटर करना होगा। तो देखिए राइट साइड में यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने का जो कॉलम है, यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जब हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे लास्ट स्टेप में, तो वहां पर हमें आधार नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर हमें किसी प्रकार का आधार नंबर एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैन नंबर ऑलरेडी एंटर किया है। और देखिए यहाँ पे जो पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा प्रोप्राइटर का या फिर प्रमोटर का। और उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है उसकी इमेज यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करना होगा। देखिए इसका फॉर्मेट जेपीजी ही होना चाहिए, पीडीएफ नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका जो मैक्सिमम साइज है 100 KB ही होना चाहिए। तो चलिए हम इसे अटैच कर लेते हैं फोटो को। तो देखिए यहाँ पर फोटो ऐड हो चुकी है। देखिए उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। इसका मतलब यह है कि हम प्रोप्राइटर को एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना सकते हैं, या फिर आप प्रोप्राइटर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म में वहां पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की पर्सनल डिटेल्स देना होगा, उसकी फोटो अटैच करना होगा। इस प्रकार से ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल्स का फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। अगर से आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो थर्ड वाला ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का टैब है ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए मैं इन सभी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेव एंड कंटिन्यूस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। इस प्रकार से जो हमारा टैब 2 था प्रमोटर्स और पार्टनर्स का, उनकी सभी डिटेल्स सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टैब की ओर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर से आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते हैं एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, तो यहाँ पर क्या करना होगा, उस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम, फादर नेम, फिर बाद में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका जेंडर, और यहाँ पर उसकी स्टेटस और उसका यहाँ पर देखिए एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, फाइनली उसकी इमेज यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर आपको उसका प्रूफ अटैचमेंट करना होगा, यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। और इन केस ऑफ कंपनीज में क्या होता है, वहां पर रेजोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन को अटैच करना होगा। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर क्या करना होगा, सेव एंड कंटिन्यूस ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना होगा। देखिए सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से जो टैब 2 है प्रमोटर्स का, उस टैब को ओपन कर लेना होगा और नीचे की ओर जाना होगा। तो चलिए हम टैब 2 ओपन कर लेते हैं। तो देखिए टैब 2 ओपन करने के बाद एकदम लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। इस ऑप्शन को आपको एनेबल कर लेना होगा और इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू कर लेना होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा टैब 2 है फिर से सेव हो जाएगा और हम बढ़ेंगे तीसरे टैब की ओर, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे टॉप में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, इसे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सोल प्रोप्राइटर की डिटेल्स थी, पर्सनल डिटेल्स, वह सभी डिटेल्स यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल्स में यहाँ पर प्रीफिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे किसी प्रकार की सेपरेट डिटेल्स को देने की आवश्यकता नहीं है। और सिंपली नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो इस प्रकार से हमने 3 टैब को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे टैब की ओर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए इसे एनेबल करके देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। देखिए अगर से आप किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका आपको नंबर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगी। अगर से आपका अदर केस है तो आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर उसकी पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। बट हमारे इस केस में नहीं है या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है, तो हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं। तो डिसेबल करने के बाद हमें जो टैब 4 है इसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू कर लेना होगा। बढ़ते हैं 5वें टैब की ओर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए ये टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस यहीं पर मिस्टेक कर बैठते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है, आपको उस एड्रेस को यहाँ पर कंप्लीटली एंड करेक्टली फिल करना होगा। तो चलिए मैं इस एड्रेस को एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस एंटर कर लिया हूँ और यहाँ पर दिया हुआ है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो देखिए यह फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके थोड़ा और नीचे देखिए यहाँ पे स्टेट का ज्यूरिडिक्शन और सेंटर का ज्यूरिडिक्शन आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए अगर से आपको पता नहीं है कि आपका जो एरिया है कौन से स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में आता है, मतलब आपको इनकी डिटेल्स पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके लोकल एरिया में किसी के भी शॉप पर चले जाना है जिसके पास जीएसटी का नंबर हो, तो उनसे जीएसटी नंबर ले लेना है और उस जीएसटी नंबर को लेकर आपको क्या करना है, gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्च टैक्स पेयर, और सर्च टैक्स पेयर के बाद आपको सर्च बाय जीएसटी नंबर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर एंटर करना होगा और कैप्चा कोड एंटर
एंटर करके आपको सर्च कर लेना होगा। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो देखिए सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी जीएसटी नंबर की डिटेल्स होगी यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, स्टेट का एज वेल एज सेंटर का। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से इन ज्यूरिडिक्शन ऑफिसेस की डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है इसके द्वारा भी आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही बेस्ट होता है, एकदम एग्जैक्ट आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ज्यूरिडिक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, आपका जो भी स्टेट का ज्यूरिडिक्शन है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पर आपका सेंटर का ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार से आपको ज्यूरिडिक्शन की डिटेल्स को फिल कर लेना होगा। फिर बाद में उसके नीचे देखिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड रहेगा। थोड़ा नीचे ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने एड्रेस एंटर किया है उस एड्रेस का आपको एड्रेस प्रूफ अटैच करना होगा। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस लिस्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसेंट। देखिए कंसेंट का मतलब होता है कि आपके दादा की प्रॉपर्टी है या फिर आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या होता है आपको उनसे कंसेंट लेटर लेना पड़ता है। तो देखिए कंसेंट लेटर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉयर के पास जाना पड़ता है और एक पब्लिक नोटरी बनाना पड़ता है कि मेरे दादा और पेरेंट की प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ और उन्हें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। इस प्रकार का कंसेंट लेकर आपको अपलोड करना होगा। अगर से आपने लीज लिया है तो आपको लीज डीड आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए अगर से आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट लगा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, या फिर आपका खाता बुक लगा सकते हैं, या फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी के आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए या फिर आप रेंटेड प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप क्या लगा सकते हैं, रेंटल अग्रीमेंट लगा सकते हैं, दूसरा रेंट की रिसिप्ट लगा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, रेंट की रिसिप्ट नहीं होती हमारे पास, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, रेंटल अग्रीमेंट। देखिए रेंटल अग्रीमेंट के साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी ओनर है उस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर अटैच करना है। यानी कि जो शॉप है, शॉप में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अटैच करना है। देखिए रेंटल अग्रीमेंट क्रिएट करते समय आपको क्या करना है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को ले लेना है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ओनर का नाम होता है और एट द सेम टाइम एड्रेस भी होता है। वही ओनर का नाम, वही एड्रेस आपको क्या करना है, रेंटल अग्रीमेंट में एंटर करना है। और इसके साथ ही साथ आप जो जीएसटी का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर भी एड्रेस को सेम फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म में, रेंटल अग्रीमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका एड्रेस एकदम सेम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और मान के चलते कि आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टी यानी कि एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर है, तो यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप वही प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, खाता बुक या फिर आपकी लोग ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं। बट हमारे इस केस में हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेंटेड, और रेंटेड में हम ले लेते हैं रेंट एंड लीज एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है रेंट एग्रीमेंट। तो इस केस में क्या होना, मैक्सिमम इसका साइज होना चाहिए 2 MB, और इसका जो फॉर्मेट है PDF में अटैच कर सकते हैं या फिर JPG में अटैच कर सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है चूज फाइल, तो यहाँ पर आपको उसकी फाइल को अटैच कर लेना होगा। तो चलिए इस फाइल को अटैच कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को हम अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सा बिजनेस करते हैं। क्या आप होलसेल बिजनेस करते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। तो आपको इनमें से किसी एक, मिनिमम एक बिजनेस को तो आपको सिलेक्ट करना ही होगा। और इसके बावजूद आप एक मोर देन वन बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे इस केस में मैं सिलेक्ट करूंगा रिटेल बिजनेस एज वेल एज होलसेल बिजनेस। और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर से आप एक स्टेट में रहते हैं, वहां पर आपके पास किसी प्रकार के ब्रांचेस है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद उन एडिशनल प्लेसेस के आपको एड्रेस एंटर करना होगा। देखिए हमारे इस प्रेजेंट केस में किसी प्रकार के एडिशनल प्लेसेस नहीं है, यानी कि ब्रांचेस नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए इसे एनेबल कर देता हूँ। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद फिर से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर लेना होगा। देखिए प्रीवियस टाइम में हमने क्या किया था, एडिशनल प्लेसेस को एनेबल किया था। तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट करना होगा आपके एडिशनल प्लेसेस कितने, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि कितने ब्रांचेस है। तो मान के चलते कि हमारे पास एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक नंबर ऐड करके यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर भी एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस यानी कि ब्रांचेस में यहाँ पर हमें एड्रेस की डिटेल्स देना होगा, फिर बाद में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा, फिर बाद में यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, अटैच करना होगा, फिर बाद में यहाँ पर उनका नेचर ऑफ बिजनेस भी सिलेक्ट करना होगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में दी थी, ठीक उसी तरह एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस यानी कि ब्रांचेस के लिए भी देना होगा। तो हमारे इस केस में, प्रेजेंट केस में देखिए एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मैं फिर से चले जाता हूँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, और वहां पर ऑप्शन था एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस का। इसे
इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस को डिसेबल कर दिया हूँ और मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर लूंगा। और देखिए सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस अब यहाँ पर किसी प्रकार की डिटेल्स नहीं पूछ रहा है। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट टैब की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज के। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब हम बढ़ते हैं 7वें टैब की ओर, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि HSN कोड की डिटेल्स हमें देना होगा। देखिए अगर से आप गुड्स में डील करते हैं तो यहाँ पर आपको टॉप 5 HSN कोड की डिटेल्स देना होगा, या फिर अगर से आप एक्सक्लूसिव सर्विस में ही डील करते हैं तो वहां पर भी आप टॉप 5 HSN कोड की डिटेल्स देना होगा। अगर से आप गुड्स एंड सर्विस दोनों एक ही साथ करते हैं तो गुड्स में मिनिमम 5 HSN कोड की डिटेल देना होगा और सर्विसेज में वहां पर SSC कोड के 5 कोड्स आपको सेलेक्ट करना होगा। अब हमें तो HSN कोड और SSC कोड पता ही नहीं, अब इसे इनकी डिटेल्स कैसे पता करें? तो देखिए मैं आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए अगर से आप बिजनेस करने के लिए उतरे होगे तो आपने पार्टी से बात की होगी, यानी कि आपके जो भी सेलर होंगे आपने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किया होगा कि भाई हम आपसे माल लेने वाले हैं या फिर फ्यूचर में लेने वाले हैं, कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ से भी माल खरीदने वाले हैं उनके पास जाना है, उनके पास जाकर जो भी उनके पुराने परचेल्स के बिल होते हैं उन बिल्स को लेना है। उन सभी बिल्स पे देखिए HSN कोड की डिटेल्स होती है, आपको बड़ी आसानी से उन सेल्स के बिल्स पर सभी HSN कोड आपको मिल जाएंगे। अगर से मान के चलते कि किसी कारण आपको HSN कोड नहीं मिलता है सेलर की ओर से, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सर्च करना होगा। देखिए जैसे कि मान के चलते कि आप एग्रीकल्चर की कुछ मशीनरीज बेचते हैं, यानी कि कुछ छोटे मोटे जो मशीनरीज होते बेचते, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एग्रीकल्चर आपको सर्च करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड मशीनरीज की सेल होती है, यानी कि जो आइटम सेल किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो उनकी यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। देखिए 8201 हमारा मतलब इस बिजनेस का रिलेवेंट HSN कोड है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड हो चुका है, एक HSN कोड यहाँ पर ऐड हो चुका है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 4 HSN कोड्स को भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस केस में मैंने पूरे 5 HSN कोड ऐड कर लिया हूँ इन केस ऑफ गुड्स से। अगर से मान के चलते कि आपकी सर्विस है तो आपको यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना होगा और जितने भी HSN कोड है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, बट हमारे इस केस में नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। और इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना होगा। अब हम बढ़ते हैं 8वें स्टेप की ओर, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर से आपके पास किसी प्रकार का PT का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स है, स्टेट एक्साइज का लाइसेंस का नंबर है, तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना होगा, बट हमारे इस केस में नहीं है या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है, तो सिंपली हम इसे स्किप कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए अब हम बढ़ते हैं 9th स्टेप की ओर, आधार ऑथेंटिकेशन। देखिए अगर से आपको रजिस्ट्रेशन तुरंत चाहिए तो आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी करना होगा। अगर से आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन लेट हो जाएगा, यानी कि 21 डेज लग सकते हैं और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपके बिजनेस प्लेस की वेरिफिकेशन की जाती है GST की ऑफिसर्स द्वारा। सिंपली आपको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहिए। अगर से आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पहले आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कीजिए और उसी मोबाइल को यहाँ पर एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं? हाँ कराना चाहते तो यस करना होगा। अगर से नो करोगे आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, बट आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा GST की ऑफिसर्स द्वारा। हम इसे ओके करते हैं और हम फिर से इसे एनेबल कर लेते हैं। और एनेबल करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रोप्राइटर है या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगी। और सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक वार्निंग दिखा रहा है, तो चलिए हम इसे ओके कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट टैब की ओर, वेरिफिकेशन। देखिए लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी यहाँ पे प्लेस एंटर कर लीजिए। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे इसे सबमिट करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला सबमिट विद DSC, दूसरा सबमिट विद EVC। देखिए सबमिट विद DSC सिर्फ कंपनीज या फिर LLP के लिए होता है, क्योंकि उनके पास डायरेक्टर्स की डिजिटल सिग्नेचर्स होती है। बट एज ए पार्टनरशिप फर्म और अगर से आप सोल प्रोप्राइटर है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, सबमिट विद EVC, यानी कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर गया होगा, आपको OTP आएगा और उस OTP से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट विद EVC इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट विद EVC इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। इस OTP को एंटर करके यहाँ पर वैलिडेट OTP इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस OTP के एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने OTP को एंटर कर लिया हूँ और यहाँ पर वैलिडेट OTP इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड कर लूंगा। तो देखिए OTP एंटर करने
करने के बाद जो हमारी जीएसटी की एप्लीकेशन थी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अगर से यह सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक लिंक सेंड करते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होता है उस पर क्या होता है, ARN नंबर सेंड कर दिया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। उस ARN नंबर से हम क्या कर सकते हैं, जो जीएसटी की एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की स्टेटस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को हम ओपन करके हम देखेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक आ चुकी है या नहीं। देखिए हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना होगा। और नीचे देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आपको आधार का VID नंबर यानी कि वर्चुअल आईडी नंबर, उस वर्चुअल आईडी नंबर को एंटर कर सकते हैं या फिर आपका आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है वैलिडेट आधार नंबर, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। वैलिडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, आपको इस OTP को एंटर करना होगा। तो देखिए मैंने इस OTP को एंटर कर लिया हूँ। यहाँ पर मुझे वैलिडेट OTP इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए OTP को एंटर करने के बाद जो हमारी आधार ऑथेंटिकेशन है सक्सेसफुली दिखाई दे रही है। देखिए आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करने के बाद आपको ARN नंबर जनरेट हो जाएगा और यह ARN नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया होगा। तो चलिए हम हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन करके देख लेते हैं कि ARN नंबर हमें रिसीव हो चुका है या नहीं। देखिए हमारे ईमेल आईडी पर यहाँ पर ARN नंबर आ चुका है, यानी कि ARN नंबर जनरेट हो चुका है। इस ARN नंबर से हम इस एप्लीकेशन की स्टेटस को देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए हमें फिर से gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। और देखिए यहाँ पर टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज के नीचे रजिस्ट्रेशन के नीचे देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर ARN नंबर एंटर करना होगा, फिर बाद में कैप्चा कोड एंटर करना होगा और इन दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए मैं डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इन दोनों डिटेल्स को फिल कर दिया हूँ, मुझे अब सर्च करना होगा। तो देखिए सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन की स्टेटस दिखाई दे रही है पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि इस एप्लीकेशन को हमने रिसेंटली अप्लाई किया है यानी रिसेंटली सबमिट किया है, तो इस प्रकार की स्टेटस दिखाई देगी। जो हमने GST एप्लीकेशन का अप्लाई किया है इसकी कंफर्मेशन के लिए मिनिमम हमें 3 से 7 डेज तक वेट करना होगा, सब्जेक्ट टू अगर से आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो। अगर से आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो 21 दिन से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो देखिए पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, अगर से आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसका मतलब है कि एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है और पेंडिंग विद द टैक्स ऑफिसर फॉर प्रोसेसिंग, इसका मतलब यह है। और उसके थोड़ा सा नीचे देखिए वहां पर कई मीनिंग्स भी दिए हुए। जैसे इसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम लॉगिन किस प्रकार से GST के पोर्टल पे किया जाता है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।